जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामराज मिशन, आप सबको सादर जय रघुनाथ जी की अर्ज करता हूं। और आज का जो विषय है वो है कि आखिर ये कूच बिहार क्या है, कूच बिहार आखिर क्या है, और ये राजवंशी क्षत्रिय कौन है, और भारतवर्ष के अन्य क्षत्रिय जैसे राजस्थान के राजपूत हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के राजपूत हैं, बिहार के राजपूत हैं, महाराष्ट्र के मराठा हैं, या गुजरात के मराठा जो गायकवाड़ हैं, उनसे इनका क्या संबंध है और क्यों अलग कूच बिहार राज्य की इन्हें जरूरत पड़ी, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। और आप सब लोग जो जुड़ रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, सादर जय रघुनाथ जी की अर्ज करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को थोड़ा सा ऐसा शेयर कर दें ताकि इस पर जो चर्चा हो वो चर्चा हम आपस में करें, तो साथ साथ जुड़े लोग और फिर उसको आगे भी लोग देख सकें। कूच बिहार जो वर्तमान कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, लेकिन कूच बिहार राज्य बहुत बड़ा था। और वो जो कूच बिहार राज्य बड़ा था वो कहां कहां इस समय किस किस जगह फैला हुआ है ये हमको विचार करना चाहिए। और कूच बिहार के जो राजवंशी क्षत्रिय हैं ये आखिर कौन है और इनका भारतवर्ष के दूसरे जो पूरा भारतवर्ष है वहां के क्षत्रियों से क्या संबंध है, इस बारे में आज की हमारी ये चर्चा सीमित रहेगी। आप एक बार थोड़ा सा इसको जहां जहां आपको उचित लगता है एक बार शेयर कर दें तो फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। सबको सादर जय शिव चंडी, जय मां भवानी और जय रघुनाथ जी की। जो आज इसकी अपन चर्चा करेंगे तो ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस चर्चा में जितने भी साथ में आप लोग जुड़ेंगे उन सबसे अनुरोध है कि इसको आगे जरूर थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक पहुंच सके जो बहुत से लोग इस बारे में जानकारी नहीं रखते हैं और उनके दिमाग में ये है कि पता नहीं कौन सी चीज है ये, राजवंशी क्षत्रिय कैसे हैं, ये तो आरक्षित वर्ग में हैं, और यदि ये आरक्षित वर्ग में हैं तो क्षत्रिय कैसे हुए। ऐसे बहुत से प्रश्न छोटे छोटे हमारे मस्तिष्क में घूमते हैं और हम अपने हिसाब से उनका अंदाजा लगाते हैं। तो आइए हम प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं कि आखिर ये कूच बिहार है क्या। कूच बिहार का अलग अलग युग में अलग अलग नाम है। सबसे पहले यदि हम त्रेता युग से चर्चा करें तो त्रेता युग में इस क्षेत्र को स्वर्गपुरी बोलते थे, इंद्रपुरी बोलते थे, और यहां का जो राजा था उस राजा का जो टाइटल था, जो नाम के पीछे लगाने का, वो इंद्र था, उसकी पदवी थी इंद्र। कौन से युग में? सतयुग में। और इस पूरे क्षेत्र को स्वर्गपुरी कहा जाता था। आपने एक बचपन से एक बात सुनी होगी कि जब भी कोई चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि ऊपर जाना है। ऊपर का मतलब है कि ये जो मैदानी क्षेत्र है हमारा, उत्तर भारत है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, दक्षिण है, इससे ये ऊपर की ओर, पहाड़ की ओर जाने की चीज है, इसलिए इस क्षेत्र को ऊपर की ओर बोलते हैं। तो सतयुग में इस क्षेत्र का नाम था स्वर्गपुरी और इनका जो राजा था वो देवराज इंद्र थे। और वो इंद्र जो है इनके राजा की पदवी थी। जो भी राजा बनता था वो इंद्र पदवी को धारण करता था। इंद्रासन इसका सिंहासन माना जाता था। और सारी अलौकिक शक्तियां, जिनको दैवीय शक्तियां हम कहते हैं, वो इस क्षेत्र के लोगों के पास द्वितीय विश्व युद्ध तक लगातार रही हैं। अभी एक पोस्ट शेयर की थी मैंने एक दो दिन, कल आज ही शेयर की है। बहुत सारे उसके अंदर एयरक्राफ्ट्स जिनके ऊपर अभी वो छाई हुई है, घास छाई हुई है, ये सब क्रैश लैंडिंग हुए थे। और क्यों हुए, कौन सी अलौकिक शक्ति काम की, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम चर्चा करते हैं कि सतयुग में इस क्षेत्र को स्वर्गपुरी और इंद्रपुरी कहा जाता था। स्वर्गपुरी और इंद्रपुरी इस क्षेत्र को कहा जाता था। राजा की पदवी इंद्र थी और जो कई फेमस कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, वो अप्सराएं जिनके बारे में बात होती हैं, कोई मेनका की बात करते हैं, उर्वशी की बात करते हैं, वो सबके सब इसी क्षेत्र की थी। और यहां इस जो अपने को स्वर्ग किसको कहते हैं, जहां बड़ा आनंद अनुभूत हो। एक चीज जान लीजिए कि जीवन में, गीता में लिखा हुआ है, इधर से आपका प्राण निकलेगा शरीर से तो उधर दूसरी ओर उसको शरीर मिलेगा। ये अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग मिलता है। ये बात बहुत ज्यादा प्रचलित है
कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग जब यहां से प्राण छूटता है, दूसरे शरीर में जाता है, तो वहां पर इस क्षेत्र के लोगों के रूप में वहां जन्म मिल जाता था, तो उनका जीवन बड़ा सुगम हो जाता। वहां प्रकृति की प्रचुर मात्रा में सारी चीज उपलब्ध थी, इसलिए इस क्षेत्र को स्वर्ग बोलते हैं। और जलवायु भी सम है, न बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और न बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। इस वजह से इस क्षेत्र को माना जाता था कि यह इंद्रपुरी है और स्वर्गपुरी है। हमारे जो महान पुरुष रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, उनका इस क्षेत्र में सतयुग के टाइम भी आवागमन बरकरार था। सतयुग के समय भी वो यहां इनका आवागमन बरकरार था और वो आते जाते रहते थे। यदि आप ध्यान देंगे तो इंद्र की एक बेटी है जिसका विवाह हुआ है शुक्राचार्य जी के पास। हमारे को एक गलत फहमी है, हम जब भी कोई दाढ़ी वाला देखते हैं या आचार्य देखते हैं तो हम उसकी जाति ब्राह्मण समझ लेते हैं, जबकि यह गलत बात है। आचार्य, ऋषि ये हर वर्ण में हैं और शुक्राचार्य जो हैं वो भृगु जी के पुत्र हैं और भृगु जी जो हैं वो मनु जी के छोटे भाई, जिनको वरुण देव कहा जाता है, वो उनके पुत्र हैं। अर्थात शुक्राचार्य जी की जो पत्नी थी वो देवराज इंद्र की पुत्री थी और फिर इनसे जो बेटी पैदा हुई उसका विवाह किससे हुआ? उसका विवाह हुआ राजा पुरु से। जो राजा पुरु के पुत्र यदु हैं, यदु से फिर यदुकुल कहलाता है, यदुवंश कहलाता है और इस तरह से ये लगातार संबंध है। ये सतयुग की बात है। अब बात आती है देव और दानव। देव और दानव, देवताओं जैसे लोग और दानवों जैसे लोग। देवताओं जैसे लोग जो होते थे वो इस देवपुरी, इंद्रपुरी में रहते थे और दानवों जैसे जो लोग होते थे वो उन पर दोनों का उनका युद्ध चलता था और उस युद्ध के कारण दैत्यों ने, दिति और कश्यप के वंशजों ने, जो एक बहुत उच्च कुल का ब्राह्मण कुल हुआ करता था, उसने इस क्षेत्र के इन लोगों को पुराणों के अंदर, वेदों में नहीं, वेदों में कूच बिहार के जो पूर्वज हैं, जो देवराज इंद्र की नगरी है, उनके बारे में कोई गलत बात नहीं लिखी गई। उनके बारे में गीता में भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पौराणिक ग्रंथों में जो पुराण हैं उनमें जानबूझकर उनके बारे में उल्टी सीधे चीजें जोड़ी गई। कारण त्रेता युग और द्वापर युग का समय और फिर रही सही कसर कलयुग के टाइम पे। पहले हम ये जान लें कि इस इंद्रपुरी में, इस देवपुरी में, जब इनके राजा की पदवी उस समय इंद्र हुआ करती थी, फिर त्रेता युग में इस क्षेत्र को क्या कहते थे? त्रेता युग में इस क्षेत्र को मिथिलांचल कहते थे। क्या कहते थे? मिथिलांचल। त्रेता युग में यह मिथिलांचल कहलाता था और यहीं से शुरू होता, जो बिहार के मिथिला से लेकर यहां से चलेगा और ऊपर जाओ, आप जितना ऊपर जा सकते हो, जो आज चीन है और उसके भी आगे तक जो एरिया जाता है, वो सारा की सारा किसी टाइम में मिथिलांचल कहलाता था। और त्रेता युग में जब यह मिथिलांचल कहलाता था तो इस मिथिलांचल में जो राजा था उनकी पदवी थी जनक। महाराज शीलध्वज जनक की पुत्री थी, हमारी सबकी जगदम्बा, पूर्ण अवतार जिनको कहेंगे, जगत जननी मां सीता। वो महाराज जनक की पुत्री हम कहते हैं ना, लेकिन जनक वहां के राजा की पदवी थी। उनका नाम महाराज शीलध्वज था और उनकी पदवी थी जनक और वो 14वें जनक थे इस मिथिलांचल के। इससे पहले इनकी पदवी इंद्र हुआ करती थी और राज ऋषि उनको इसलिए कहते थे क्योंकि सभी वो लोग बिल्कुल प्रणपूर्वक छात्र धर्म का पालन करते थे, इसलिए महाराज जनक जी राज ऋषियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। राज ऋषि तो सभी हैं, जितने भी क्षत्रिय हैं वो सब राज ऋषि हैं, लेकिन वो राज ऋषियों में अग्र यानी श्रेष्ठ माने जाते थे। और यही कारण था कि मिथिलांचल की इस भूमि के राजा महाराज जनक, जो शीलध्वज हैं, माता सीता, ऐसा कहा जाता है कि धरत्री की पुत्री है। अब धरती, ये वाली जो पृथ्वी है, इसका नाम माता धरत्री के नाम पर पड़ा हुआ है और उनकी प्रतिरूप है ये धरती माता। गौ माता भी इसी की प्रतिरूप है। इस धरती के पुत्री है माता सीता। अब एक बात हमको समझने की जरूरत है, त्रेता में इस युग का, त्रेता युग का इस क्षेत्र जिसको आज हम कामतापुर कहते हैं, कूच बिहार कहते हैं, उस समय जब सतयुग में ये इंद्रपुरी और स्वर्गपुरी कहलाती थी, ये त्रेता युग में मिथिलांचल कहलाता था। तो इस वाले एरिया का, जिसको कामतापुर कहते हैं हम, इसका राजा कौन था? इसका राजा उस समय नरक देव था,
जिसको कूच बिहार वाले नरक देव कहते हैं, और उनसे चिढ़ने वाले पाखंडी लोगों ने उनको नरक असुर बोला है, जिनको भौमासुर भी बोलते हैं, जिनको भौम सुत भी बोलते हैं। उनका सही नाम था भौम सुत, और उन भौम सुत को इन्होंने भौम असुर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि भौम सुत जो हैं वो किसी भी ब्राह्मण के सामने नहीं झुकते थे। इसीलिए जो ब्राह्मणों ने बाद में जब इन शास्त्रों में जोड़ तोड़ की है तो भौम सुत को भौम असुर कर दिया। और जो खुद देवताओं के राजा थे, देवनगरी के राजा थे, इस इंद्रपुरी के राजा थे, महाराज जनक उनके पालक पिता हैं। देखो, माता सीता के भी जैविक पिता महाराज जनक नहीं है। ऐसा मान्यता है कि धरती से वो पैदा हुई हैं और धरती से ही भौमसुत पैदा हुए हैं, इसीलिए उनका नाम भौमसुत है, जिनको नरकसुर भी बोलते हैं। नरकसुर, अब उसमें नरक असुर बोल दिया उनको जानबूझ के नीचा दिखाने के लिए। जैसे आज भी इन लोगों को नीचा दिखाने के लिए बार बार लोग बहुत से मिलेंगे आपको, जो कोई दलित बताएगा, कोई शूद्र बताएगा, कोई जो कह सकता है कह देगा, क्योंकि जो इनके नजदीक नहीं गया तब तक ये बातें करता है। जब इनके पास जाएगा, वहां जाकर देखेगा, अभी तो डीएनए टेस्ट होता है, सब डीएनए टेस्ट करा के देख लो किसका क्या है। खैर, अपन अलग जा रहे हैं। मेन जो चीज है वो है भौमसुर, नरकसुर। वो माता सीता के इसलिए भाई हैं कि वो भी धरती के गर्भ से पैदा हुए हैं और वो भी धरती के गर्भ से पैदा हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि धरती के गर्भ में स्थापन करने के लिए महाराज नरक देव या भौमसुत को स्वयं नारायण ने अपने पुत्र के रूप में पैदा किया था, अर्थात नारायण उनके पिता थे, पालक पिता उनके महाराज जनक हैं। इसी प्रकार से परम पिता परमेश्वर ने माता जगत जननी सीता को धरती के गर्भ से पैदा किया और उनके भी पालक पिता महाराज जनक हैं। तो दोनों के पालक पिता महाराज जनक हैं, नरक देव के। इसीलिए महाराज नरक जो है वो माता सीता के भाई माने जाते हैं। हम सब खास तौर से विशेष रूप से जो क्षत्रियों के शौर्य वंश कुल हैं, वो माता सीता को अपनी बड़ी से बड़ी पितामही मानते हैं कि नहीं मानते? बताइए आप। सबसे बड़ी पितामही हमारी माता सीता ही है और उनके भाई हैं नरकसुर। हमारे मामा लगे या नहीं लगे, धरती के ही पुत्र माता सीता पुत्री हैं और उन्हीं के भौमसुत हैं। इस नाते भी हम सब सूर्यवंशी क्षत्रियों के वो मामा लगते हैं। ननिहाल हुई कि नहीं हुई हमारी? मिथिलांचल उस समय इतना छोटा नहीं है कि इतने से में मान लोगे आप मिथिलांचल को। वो जहां अवधपुरी अयोध्या की सीमा समाप्त होती है, वहीं से जहां सूर्यवंश का कौशल देश समाप्त होता है बिहार में, वहीं से शुरू हो जाती है आपकी मिथिलांचल। और वो आगे जितना जा सकते हो, जितनी खोज हुई थी उस समय तक, वहां तक महाराज जनक का राज्य था और उन्हीं के पुत्र के रूप में महाराज नरकसुर उस क्षेत्र पर राज्य करते थे। महाराज नरक देव का विवाह हुआ मुंबा देवी की, मुंबई की माया देवी। माया देवी के नाम पर ही इस मुंबई को माया नगरी कहते हैं। और माया देवी का विवाह कहां से हुआ? मुंबई, जो वर्तमान मुंबई है, अर्थात विदर्भ से भी आगे चले जाएंगे। और माया देवी जब मुंबई और उस क्षेत्र की राजकुमारी हैं, तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी का रिश्ता भौमसुत से हुआ या नहीं? वो उनके दामाद हुए भौमसुत नरकदेव। और उनके पुत्र कौन हुआ? उनके पुत्र हुआ राजा भगदत्त, जो महानतम वीर था, जो कि महाभारत के कुरुक्षेत्र में खुद पिता में भीष्म के ध्वज के नीचे लड़ा। क्यों लड़ा भौमसुत का पुत्र, नरकदेव का पुत्र, वो राजा भगदत्त क्यों लड़ा? क्योंकि एक तो वो भीष्म पितामह के मित्र थे, दूसरा उनकी पुत्री राजकुमारी भानुमति का विवाह कुरुवंश के राजकुमार तत्कालीन युवराज दुर्योधन के साथ हुआ था। तो दुर्योधन का ही वो युद्ध था। दुर्योधन और भी ये युधिष्ठिर का वो युद्ध है, कौरव और पांडवों का युद्ध है। तो चूंकि कुरु पक्ष उनके दामाद, डायरेक्ट दामाद लगते, दामाद तो अर्जुन भी लगते थे। कैसे? क्योंकि राजा भगदत्त के जो सेनापति थे और मणिपुर के जो राजा बनाए हुए थे, वो राजा भगदत्त के सामंत थे। उनकी पुत्री चित्रांगदा से अर्जुन का विवाह हुआ था। और जब चित्रांगदा से अर्जुन का विवाह हुआ है, तो अर्जुन के भी ससुराल वहां हुई। तो अब सूर्यवंश की ननिहाल ये जब हो गई जब माता सीता वहां की हैं, और कुरुवंश और पांडुवंश की ये ननिहाल तब हो गई जबकि अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा वहां की है, अर्जुन की पत्नी उलूपी वहां की है,
और अर्जुन से पहले वहां उससे भी पहले देखेंगे तो महाराज दुष्यंत की, ये उनसे भी पहले यदि अपन देखेंगे तो महाराज दुष्यंत की पत्नी जो है, जो पत्नी है मेनका, मेनका नहीं शकुंतला, उनकी मां मेनका भी यहीं की है। मेनका का चूंकि वो अप्सरा है, देवकन्या है, इसलिए उनका विश्वामित्र जी, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के साथ विवाह होने के बाद, गंधर्व विवाह के बाद उनके पुत्री हुई शकुंतला, और उन शकुंतला जी का विवाह हुआ दुष्यंत के साथ, गंधर्व विवाह, और दुष्यंत से पुत्र हुए भरत, जिनके नाते पे कुरु वंश का भरत वंश कहलाता है। जो बार बार आप गीता में भारत 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 लिखा देखते हैं, वो महाराज भरत के वंशज होने के नाते भारत लिखता है। अब कुरु वंश अर्थात चंद्रवंश, चंद्रवंश में कौन? चंद्रवंश में खास तौर से तोमर, तंवर, जराल आदि जो क्षत्रियों का वंश है, इनके भी ननिहाल वहां हो गई, इनका भी संबंध हुआ। और महाराष्ट्र के लोग जो आज मराठा भी कहलाते हैं, उन क्षत्रियों की राजकुमारी माया देवी थी, जिसका विवाह राजा नरकदेव भौमछुत के साथ हुआ, और उनके पुत्र कौन थे? उनके पुत्र थे आपके राजा भगदत्त। अब भगदत्त के कैरेक्टर को कोई दुनिया का व्यक्ति टाल नहीं सकता, क्योंकि महाराज भगदत्त ने महाभारत के युद्ध में बहुत ही विशेष रोल अदा किया था, और उस भूमिका को कोई नहीं टाल सकता। वो उस समय पितामह भीष्म से भी ज्यादा उनकी उम्र थी, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों की उम्र का पता नहीं चलता था। आज भी यदि आप वहां जाएंगे तो कई कई वर्ष की उम्र के बड़े बड़े लोग हैं जो आपको युवा नजर आएंगे। जो आज की स्थिति में जब सब खान पान बिगड़ गया है, उस समय भी वो यौवन उनकी अपने हाथ में था, अलौकिक शक्तियां थी। इसलिए महाराज भगदत्त जो है पितामह भीष्म से भी काफी उम्र में बड़े थे। एक मान्यता है कि पितामह भीष्म पितामह जो है वो 85 वर्ष के बोलते हैं लोग आज के कलयुग के हिसाब से, लेकिन सही मायने में 850 वर्ष की उम्र उनकी थी। और ये जो महाराज भगदत्त हैं, ये कम से कम 950 वर्ष के उस समय थे, जब 1000 वर्ष आदमी की मैक्सिमम उम्र हुआ करती थी, जैसे आज 100 होती है। 1000 वर्ष उम्र हुआ करती थी द्वापर युग में। राजा भगदत्त द्वापर के राजा हैं, और राजा भगदत्त की पुत्री भानुमति का विवाह महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन से हुआ है। उन्हीं के एक भाई और सामंत की पुत्री का विवाह राजा के, मणिपुर के राजा का, चित्रांगदा का जो राजकुमारी है, उनका विवाह हुआ है अर्जुन के साथ। और उन्हीं की एक दूसरी कन्या है नागालैंड की, जो जिस क्षेत्र की उलूपी, उनका विवाह भी अर्जुन के साथ हुआ है। चित्रांगदा का पुत्र है बब्रुवाहन, जो महाराज अर्जुन का पुत्र है। और बब्रुवाहन वहां वैसे ही लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, जैसे हमारे यहाँ गोगा जी, तेजा जी महाराज, और ये जो जितने हमारे हड़बू जी, सांकला जी पूजे जाते हैं, और जितने हमारे लोक देवता यहाँ मल्लीनाथ जी वगैरह पूजे जाते हैं, ठीक इसी तरीके से उस क्षेत्र में बब्रुवाहन की पूजा होती है, जिन्हें मशान बाबा के नाम से जाना जाता है। अब ये एक रिश्ता क्लियर हो गया। अब लोग कहेंगे नहीं साहब, ये तो बहुत पहले की बात थी, अब नहीं पता क्या है। तो अब क्या बात यह है कि महाराज विश्व सिंह जब कूच बिहार राज्य, उन्होंने कामतापुर से कूच बिहार बनाया है। कामतापुर स्टेट में बहुत कई और भी राजा हुए जिनकी पूरी वंशावली है, और उसको अपन यहां चर्चा करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन उसी वंशावली में, कामतापुर स्टेट की वंशावली में, ये जो उनके सेनापतियों के पुत्र थे, जिनका नाम विश्व सिंह था, और इन्होंने कूच बिहार राज्य की पुनर्स्थापना की। कामरूप देश कहलाता था ये, कब? जब द्वापर युग में। इसलिए कामरूप नरेश उस समय कौन थे? राजा भगदत्त थे। तो अब ये जो क्षेत्र है पूरा की पूरा, इसका विश्व सिंह के पुत्र, विश्व सिंह ने फिर से स्थापित किया, जिसको कोच राजवंश कहते हैं। इसको हमें ध्यान देना चाहिए। महाराज जनक के वंशज हिमाचल में और इस क्षेत्र में कटोच कहलाते हैं, और ये कोच कहलाते हैं, अर्थात अपभ्रंश जो जीव का है वो कटोच से कोच हुआ है, इसलिए ये निमी वंश ही है। महाराज जनक का निमी वंश है, और इसी तरह से इसके रिश्ते उन्हीं के साथ वैसे ही होते हैं। किसी का भी निमी वंश में रिश्ता उस समय तक नहीं हुआ, अर्थात ये उसी कुल के हैं। अब आगे आते हैं हम, तो महाराज विश्व सिंह के 2 पुत्र थे। एक बड़े पुत्र का नाम राजा नर नारायण था, और दूसरे बेटे का नाम राजकुमार शुक्ल ध्वज था, जो इतनी तीव्र गति से आक्रमण करते थे कि उन्होंने, जनता ने उनका नाम चिल्ला यानी चील की तरह आक्रमण करते थे। उनका नाम बाज की तरह आक्रमण होने के कारण उनका नाम चिल्ला राय, राय माने राजा होता है। आप यदि प्राचीन अवधी और मगधी इन फिल्म उनमें देखेंगे स्क्रिप्ट्स में, तो राय का मतलब राजा होता है। तो चिल्ला राय यानी चिल्ला राजा,
उनका नाम रखा और वो आज इसी रूप में जाने जाते हैं, जो पूरे विश्व के महावीर के तौर पर उनका नाम दर्ज है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम दर्ज है, जैसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का नाम दर्ज है, ऐसे ही उनका भी इसमें नाम दर्ज है। और यह माना जाता है कि उनके पास एक बहुत बड़ी सेना अलौकिक शक्तियों के साथ थी और साथ ही साथ नौसेना भी उन्होंने सबसे पहले गठित की। अब हमारे यहां एक मान्यता है, आपने सुना होगा कि महाराज मानसिंह फर्स्ट जो है, जिन्हें आमेर के राजा मानसिंह कहते हैं, वो मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट को यह माना जाता है कि अफगानिस्तान तक उन्होंने डिफेंस दी, और पूर्वोत्तर में यह माना जाता है कि वहां चिल्ला राय जी ने अफगानिस्तान तक डिफेंस दी। और ये दोनों बातें कंट्रोडिक्टरी लगती हैं हमको बातचीत करने में कि ये कैसे पॉसिबल है कि मानसिंह जी ने डिफेंस अफगानिस्तान तक को जीता, तो फिर चिल्ला राय जी ने अफगानिस्तान तक कैसे भारत की रक्षा कर दी। हां, ये हमें समझना चाहिए। चिल्ला राय जी और मानसिंह जी के अंदर ऐसा ही संबंध था जैसा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर राय जी के साथ और ठाकुर भुवन कमल के साथ था। अर्थात पृथ्वीराज चौहान साहब की जो ननिहाल थी, नाना थे, वो ठाकुर भुवन कमल थे, जो काका लगते थे इनकी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो मां थी कर्पूरा देवी के वो कलचुरी वंश के राजा ठाकुर भुवन कमल थे, अर्थात सोमेश्वर जी के वो ककिया ससुर थे। ठीक इसी तरीके से राजा नरनारायण की राजकुमारी, जिनका नाम क्षमा देवी, प्रात स्मरणीय माता क्षमा देवी, उनका विवाह मानसिंह फर्स्ट के साथ राजा नरनारायण और विश्व महावीर चिल्ला राय जी ने किया, क्योंकि मानसिंह जी ने ये 16वीं सदी की बात है, 1597 की बात है, विवाह की डेट भी मिल जाएगी क्योंकि ये दोनों राज परिवारों में डिक्लेयर है। मानसिंह जी ने बंगाल को जीता और इस पूरे एरिया को जब जीता था, उस समय चिल्ला राय जी और राजा नरनारायण जी की सेना उनके साथ थी और दोनों का ये गठबंधन था। अर्थात मानसिंह जी फर्स्ट की ननिहाल ससुराल राजा नरनारायण के यहां उनकी बेटी क्षमा देवी के साथ हुई। अब क्षमा देवी जी के बारे में आपको थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए। बहुत से लोगों में कई बार कंफ्यूजन होता है। कई लोगों ने कहा मुझे कि राजा तो कहीं भी विवाह कर लेते थे। भाई सुनो, राजा विवाह कहीं नहीं करते थे, आज की तरह नहीं, इन 100 सालों में किए हैं राजाओं ने कहीं विवाह। पहले राजा का दूसरी जगह नाता साटा हो सकता था, कई जगह जैसे भीम का हुआ उसके साथ हिडिंबा के साथ, या और कई ऐसे विजातीय विवाह आपको देखने में मिल जाएंगे, लेकिन मूलतः विवाह जाति में होता था। और उसकी यदि राजकुमारी मानसिंह जी के यहां तो कई मुसलमानों की भी थी, अकबर की भतीजी मुबारक बेगम वगैरह, क्या उनको रानी बनाया गया? नहीं। दूसरी विजातीय जितनी भी महिला आएंगी उन्हें पासवान कहा जाएगा, उन्हें रानी नहीं कहा जाता, और उनमें से एक के भी बेटे को राजकुमार नहीं कहा जा सकता। मानसिंह जी की ये वाली रानी क्षमा देवी जी और एक और रानी जो शायद बहुत बड़े राज परिवार से ना रही होंगी, ये दोनों जब मानसिंह जी 1612 में 5 जुलाई, संभवतः यदि मैं नहीं भूल रहा हूं तो शायद 5 या 6 जुलाई है, 5 या 6 जुलाई को 1612 में मानसिंह फर्स्ट जब इस देवलोक पधारे, यहां से चले गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई, वो एलिचपुर में हुई। और एलिचपुर में ये 2 रानी सती हुई हैं, जिनमें क्षमा देवी, कूच बिहार का नाम सबसे ऊपर आता है, और उनके 2 पुत्र थे, राजकुमार अतिबल सिंह और राजकुमार केशवदास। और दोनों पुत्रों के वंशज आज राजावत क्षत्रिय कहलाते हैं, जिन्हें आप राजावत कहते हैं। मानसिंह जी की इतनी क्षमता नहीं थी कि विजातीय महिला को ला करके अपनी रानी बना ले। उस समय राजा इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ करता था, सामंत ज्यादा ताकतवर होते। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कई जुबेदा आई थी ना, जो महाराज गज सिंह जी हैं, इनके पिता महाराजा हनूत सिंह मारवाड़, तो जुबेदा को रानी बना लेते ना, वो नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है। खास तौर से पूरे भारत का ये मेरे को अच्छी तरह से पता है, कम से कम राजपूताने में कभी भी विजातीय महिला को रानी बनाकर उसके बेटे को परिवार में मिलाने का रिवाज नहीं है। इसी रिवाज के कारण भरतपुर रियासत अलग बनी। सिनसिनी के ठाकुर कांचन जी की जो विवाह जाट स्त्री से हुआ, जिसकी वजह से आज सिनसिनी वार गोत्र बना है जाटों में, यदुवंशी क्षत्रिय हैं, वो निश्चित रूप से यदुवंशी क्षत्रियों की साख है, लेकिन करौली वालों ने कभी भी उन्हें अपने परिवार में नहीं मिलाया, अपनी जाति में नहीं मिलाया। यदि क्षमा देवी में इतना सा भी ब्लड में हल्का सा भी मिस्टेक होता, यानी वो क्षत्राणी नहीं होती, तो किसी भी हालात में मानसिंह जी फर्स्ट
जिन्होंने अपने बेटे की, जो उनके बेटे कुंवर जगत सिंह थे, जिनको सासाराम के नवाब की उसको ले आए थे, जिसको मरियम बेगम कहते हैं, जिसका मरियम महल भी यहां इसमें बना हुआ है, इसमें जयपुर के अंदर। उस मरियम को राजमहल में घुसने नहीं दिया। वो भी बादशाह की बेटी थी, नहीं घुसने दिया, क्योंकि वो विजातीय थी। ये रिवाज ही नहीं है क्षत्रियों में कि विजातीय महिला को रानी का दर्जा मिल जाए और उसके बेटे को राजकुमार का दर्जा मिल जाए। अब आपको आजकल के दिखेंगे दो चार कचरा इधर उधर इधर उधर, ये भाई 100 साल का कचरा है। 100 साल में ये कुकर्म होने लगा है। इससे पहले ये नहीं होता था, इससे पहले कोई ऐसा विवाह नहीं होता था। और ये जो विवाह है, इनको पासवान का दर्जा मिलता था। जोधपुर महाराज की गुलाब राय, बताओ आप, गुलाब राय में क्या बुराई थी? यदि विजातियों से विवाह ही हो जाते हैं तो गुलाब राय पासवान क्यों हैं? गुलाब राय को विवाह हो जाना चाहिए था, रानी हो जाती हो। नहीं, अधिकार भले कितने ही ले ले, रानी नहीं हो सकती। वो गुलाब राय को किसी भी हालात में रानी का दर्जा नहीं मिला, वो पासवान ही रही। और ऐसा एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, विजातीय महिला राजमहल में रानी नहीं रहेगी। और वो भी जब जब 16वीं सदी है, और वो भी मानसिंह फर्स्ट। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कूच बिहार के इन राजवंशी क्षत्रिय राज परिवार में रक्त में कमी हो, और कमी होने के बाद मानसिंह फर्स्ट उसका विवाह कर लें और उसके बेटे केशव दास और अतिबल सिंह के वंशज आज हमारे बीच में राजावत क्षत्रिय हो। अब कई कह रहे होंगे नहीं, उन्होंने कर ली, हम बच गए। क्यों? 16वीं सदी से किसी राजावत से आपका कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिश्ता नहीं हुआ क्या? मैं कहूंगा जैसे मैं नरू का हूं, मान लीजिए मेरा नहीं हुआ। अरे कैसे नहीं हुआ भाई? कहीं न कहीं मेरी दादी नानी की ननिहाल तो कहीं राजावतों में होगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो कहीं न कहीं रिश्ता आता है, कहीं न कहीं ब्लड आता है। 16वीं सदी, आज 400 साल 500 साल इस बात को हो गई। इन 500 साल में यह संभव ही नहीं है कि राजकुमार अतिबल सिंह और राजकुमार केशव सिंह का वंशजों का रक्त आप में नहीं आए। यदि आपका ब्लड सही है तो ब्लड में ही कहीं मिस्टेक हो गई आपके, आप ही बीच में कहीं गड़बड़ कर गए और आपसे शादी विवाह बंद हो गया असली क्षत्रियों का, या राजस्थान के और उत्तर भारत के क्षत्रियों का, तो नहीं आएगा आप में, फिर आप में नहीं होगा निश्चित रूप से। लेकिन यदि आप में सीता माता का ब्लड है, यदि आप में भानुमति का ब्लड है, यदि आप में क्षमा देवी का ब्लड है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर वो ब्लड है। अच्छा, ये क्षमा देवी ने कोई पहली है ना कोई आखिरी, विवाह लगातार रहे हैं राजाओं के साथ, जागीरदारों के जागीरदारों के साथ। अब रही बात छोटे परिवार, उनके पास इतने संसाधन नहीं थे वहां तक जाने आने का, इसलिए उनका विवाह हो ही नहीं सकता। जाएंगे कैसे? 15-15 दिन लग जाते थे पहले जाने आने में। हाथी घोड़ों होने के बाद जिनके पास ये सुविधा नहीं थी, उनका विवाह मान नहीं हो सकता था। इसके बाद ये राजस्थान के राजपूतों से संबंध है उनका, मानसिंह फर्स्ट थे। मैं फिर कह रहा हूं, मानसिंह फर्स्ट की बात हो रही है। सवाई मानसिंह द्वितीय की अभी कोई बातचीत नहीं है, गायत्री देवी जी की अभी कोई बातचीत नहीं है। ये राजकुमारी क्षमा देवी कूच बिहार और महाराज मानसिंह फर्स्ट आमेर की बात हो रही है। अच्छा, इनका वैवाहिक संबंध हुआ। इसके बाद उनके मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह नहीं, मिर्जा राजा जयसिंह, जिनके संधि पुरंदर की संधि हुई थी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, जिनके संबंध थे, उन मिर्जा राजा जयसिंह के कुंवर राम सिंह नाम के युवराज थे, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज को स्कैप कराने में और वापस भिजवाने में मुख्य भूमिका में थे। जब राम सिंह जी राजा बने और जब वो सूबेदार बने बंगाल के, तब उनके साथ फिर इस कूच बिहार के संबंध वैसे ही रागात्मक थे और वैवाहिक संबंध फिर से जारी रहे। इसके बाद सवाई मानसिंह द्वितीय, आप क्या जानते हो सवाई मानसिंह द्वितीय के बारे में? सवाई मानसिंह द्वितीय ईसरदा के ठाकुर के छोटे बेटे थे। मुकुट सिंह, मोर मुकुट सिंह उनका नाम था। और मोर मुकुट सिंह या मुकुट सिंह, जब वो कुंवर मुकुट सिंह हैं, वो आपके और मेरे जैसे साधारण परिवारों से थे और उनके अंदर अंतरजातीय विवाह की बात सपने में भी नहीं आ सकती। यदि ऐसी बात होती तो महाराजा भवानी सिंह जी का विवाह वहां हो जाता जहां वो करना चाहते थे। नहीं, वो सिख राज परिवार में विवाह नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो जट सिख परिवार था और इसलिए उन्होंने मना कर दिया। ऐसे थे सवाई मानसिंह द्वितीय। वो कर लेते गायत्री देवी जी से विवाह? नहीं, गायत्री देवी जी में यदि क्षत्रिय ब्लड नहीं होता तो वो किसी भी हालत में नहीं करते, किसी भी तरीके से नहीं करते। अच्छा, गायत्री देवी जी का विवाह, अब लोग समझ रहे हैं केवल एक विवाह हो गया। नहीं, गायत्री देवी जी का विवाह होने के साथ साथ उनकी भतीजी वर्तमान कोटा के महाराव
जो इजराज सिंह जी हैं उनकी माताश्री हैं, कोटा की राजमाता हैं उत्तरा देवी। और इसके बाद उस परिवार में, उस राज परिवार में कोई बचा नहीं, बाकी दूसरी जगह से गोद आए हैं, जैसे अनंत महाराज आए हैं या और जो भी उनका एलेनेंद्र जी का जो परिवार है और परिवार है। जो परिवार अपने राजा महाराज जगदीपेंद्र नारायण की विजातीय विदेशी महिला की संतान को क्षत्रिय नहीं मानता और राज परिवार का हिस्सा नहीं देता, उस परिवार को आपको अंदाजा है कि वहां ऐसे ब्लड का मिक्सिंग हो सकता है क्या? ऐसा नहीं है कि महाराज जगदीपेंद्र नारायण के विवाह नहीं हुआ, जिनको आजकल विवाह कहते हैं, जैसे विदेशी महिला से हुआ, जैसे कई हो रखे हैं, कई हैं आपके दूसरी जातियों की लोग, उनको लोग आजकल क्षत्रिय शिरोमणि भी समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, उस क्षेत्र के लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। वो जब महाराज जगदीपेंद्र नारायण विदेश से विवाह करके लाए, उनके बेटे को किसी ने क्षत्रिय नहीं माना और किसी ने गद्दी पर नहीं बैठने दिया, इसलिए तो गोद आए हैं। फिर केवल क्षत्रिय विवाहों को ही स्वीकृति मिली। अब एक और बात, नेपाल का राज परिवार, उसमें हर 5-7 पीढ़ी में, अब तो सबके पास इंफॉर्मेशन के जरिए हैं, आप देख सकते हो, पता कर सकते हो, फोन से पता कर सकते हो, हर 4-5 पीढ़ी में कूच बिहार या त्रिपुरा या मणिपुर के राज परिवारों से उधर विवाह हुए हैं, बेटियां गई हैं, उनकी संतान अपने यहां हैं। और हमारे यहां कल को आप कहोगे राजकुमार पारस का भी गलत विवाह कर दिया राजकुमारी हिमानी शेखावत का, कि भाई वो तो राजकुमार पारस की तो दादी जो है कूच बिहार की थी। अरे क्या आपने कल्पनाएं कर ली इस तरह की? कूच बिहार का राज परिवार राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षत्रियों से अलग किया ही नहीं जा सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? राजकुमारी गायत्री देवी का विवाह जयपुर हुआ, इसे तो आप जानते हैं। उनकी बड़ी बहन एला देवी जो फाइटर प्लेन चलाती थी, उनका विवाह त्रिपुरा के राजा से हुआ। उनकी बेटी का विवाह सवाई मानसिंह द्वितीय की, सवाई मानसिंह पोलो खिलाड़ी द्वितीय के छोटे बेटे महाराज पृथ्वीराज सिंह के साथ हुआ, इला देवी की बेटी का, अर्थात त्रिपुरा की राजकुमारी का। इला देवी के दूसरी, जिनको हम देसी भाषा में, बुरी भाषा में सौत कह देते हैं, उनके पति की दूसरी पत्नी वर्तमान पन्ना महाराज की बेटी, इन वर्तमान पन्ना महाराज की दादी बुआ राजकुमारी चंद्रप्रभा देवी, राजकुमारी चंद्रप्रभा देवी का विवाह हुआ त्रिपुरा के उन्हीं राजा से जिनका पहला विवाह इला देवी कूच बिहार के साथ हुआ। अब राजकुमारी चंद्रप्रभा देवी के बेटे, जो मर्जर के टाइम पर जब भारत में मिलान हो रहा था तब वो नहीं रहे थे, उनकी ओर से साइन राजकुमारी चंद्रप्रभा देवी बुंदेला ने साइन किए। चंद्रप्रभा देवी के पौत्र है वर्तमान त्रिपुरा के राजा, और उनकी पौत्री है वर्तमान त्रिपुरा की राजकुमारी कीर्ति देव या कीर्ति सिंह देव वर्मा। कीर्ति सिंह देव वर्मा का विवाह हुआ है बुंदेलखंड की, मध्य प्रदेश की एक छोटी रियासत में, एक छोटी रियासत में, और रानी वो यहां की है, राजकुमारी वहां की है, और अभी सांसद है वहां से त्रिपुरा की एक सीट से। त्रिपुरा में 2 सीट है, एक में बीजेपी का है और एक में त्रिपुरा मोथा पार्टी टीएमपी जो उन्होंने बनाई है वहां के राजा ने, उसकी सांसद है वो। त्रिपुरा, कूच बिहार, नेपाल, जयपुर, बड़ौदा, पन्ना, इनको कैसे अलग करोगे भाई तुम? भावनगर, राजकोट, मेवाड़, कहां से अलग करोगे? कौन से फार्मूले से अलग करोगे? कुएं के मेंढक मत बनो कि कुएं भी क्या, आप तो कटोरी में छलांग लगा रहे हो, इधर से इधर छलांग लगाई, इधर से इधर छलांग लगाई। ये बहुत बड़ा है महासागर। क्षत्रिय की जो आबादी है और जो रियासतें हैं वो यहां सीमित मत करो आप इनको। यदि आप सीमित करोगे तो ये 100 से ज्यादा नहीं है, ये पूरा के पूरा भारतवर्ष में से या तो मुसलमानों की रियासतें थी या 10-20 रियासतों में और विजात की हैं, जिनमें कुछ एक जमींदारी जैसी हैं, कुछ राजस्थान में 2 जाटों की हैं, एक कोई दूसरी जगह दूसरी जाति की होगी, एक सिंधिया की है ग्वालियर में। सिंधिया के जो पूर्वज थे राघोजी सिंधे, वो क्षत्रिय मराठा थे, लेकिन उनके जो असली रानी से जो पैदा थे, जो छत्राणी से पैदा थे, वो सब मर गए। तब महाजी सिंधिया को उनकी जगह पे बिठाया गया, जो कि बुरा लगेगा कहने में, लेकिन उनकी मां छत्राणी नहीं थी और जायज पुत्र नहीं थे, इसलिए महाजी सिंधिया का वर्तमान ये जो कुल है, ये कुल भी है।
ये कुणबी कहलाता है, ये कुर्मी कहलाता है, कुछ भी कहो इसको। लेकिन जो राघोजी सिंधे हैं वो क्षत्रिय थे जो इसके संस्थापक थे। उनका बेटा महादजी सिंधिया ये क्षत्रिय नहीं होकर कुणबी है, और इसलिए इसका विवाह पहले किसी भी क्षत्रिय राजघराने में, किसी भोंसले परिवार में या किसी गायकवाड़ परिवार में या किन्हीं अन्य क्षत्रिय परिवारों में नहीं हुआ, न देवास में हुआ, न कहीं भी हुआ। आज की बात मत करो, 100 साल में तो सब ने गुड़ गोबर कर लिया। जब 1947 में इस देश का पार्टीशन हुआ तो सबसे ज्यादा मजे इन राज परिवारों के हुए, कबड्डी खेलने का, इधर से इधर छलांग लगा गया, इधर से इधर छलांग लगा गया। इनकी आज की कतई तुलना मत करो, 100 साल पहले तक की आप बात करो। 100 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, कोई भी विजातीय विवाह कहीं अलाउड नहीं होता था, और होता तो उसकी को रानी नहीं कहते थे, साइड में रखते थे, और उसके बेटे को कोई राजा भैया नहीं कहता था, कोई राजकुमार नहीं कहता था। अब आज क्या कर रहे हैं, मत गिनाओ इनको। आज तो आपके घर में क्या हो रहा है वो भी आप देख लो। ये तो कलयुग का चरण है, और आगे घोर कलयुग आएगा तो फिर और बिगड़ेंगे। अब तो बहन भाई भी शादी कर रहे हैं, अब तो पता नहीं, मतलब अब तो बात करना ही गलत है ना, लेकिन उस समय तक नहीं था। अब बड़ौदा के गायकवाड़ परिवार से क्या संबंध है? गायकवाड़ परिवार से संबंध यह है, सयाजीराव गायकवाड़ की पुत्री राजकुमारी इंदिरा देवी का विवाह महाराज जितेंद्र नारायण भूप बहादुर, जो गायत्री देवी जी के पिता थे, और वहां के राजा नृपेंद्र नारायण भूप बहादुर के छोटे भाई थे। लेकिन नृपेंद्र नारायण भूप बहादुर के बीच छत्राणी के बेटा नहीं था, और विजातीय महिला के बेटे को गद्दी पर नहीं बैठने दिया, इसलिए राजकुमार जितेंद्र नारायण भूप बहादुर को गद्दी पर बिठाया गया और उन्हें महाराजा घोषित किया गया। उनकी पुत्री है गायत्री देवी, उनके ज्येष्ठ पुत्र थे महाराज जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर, जिन्होंने इस देश की आजादी में प्रमुख भूमिका निभाई है। और उस भूमिका के कारण ही वो आज भी वहां के लोग ये कहते हैं, इस देश को ही नहीं पूरे विश्व में हमने ये भूमिका निभाई विश्व युद्ध को जिताने के लिए, और तब ये सारा किया, तो हमारा अधिकार बनता है कि कूच बिहार को कामतापुर स्टेट के रूप में अलग एक रियासत बनाई जाए। अब उस अलग एक रियासत के लिए वहां के क्षत्रिय लगातार लड़ रहे हैं, आपसे कुछ नहीं मांगते वो। कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि वहां वो ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। अरे भाई, तुम्हारी ना बेटी ले रहे वो ना बेटा ले रहे, कुछ नहीं, तुमसे कोई संबंध नहीं है उनका, देखना भी नहीं चाहते आपकी ओर वो। लेकिन आप कौन होते हो ये तय करने वाले कि वो क्षत्रिय हैं या नहीं? क्षत्रिय अपने रक्त से दिखता है, क्षत्रिय बनाए नहीं जा सकते, कोई नहीं बना सकता। यदि बना सकते तो इन विजातीय स्त्रियों के बच्चों को बना के दिखा दो ना, आप बनाओ ना, इनको नहीं बन सकते। क्षत्रिय तो पैदा होते हैं, लेकिन आप नहीं जानते, आपने आंख बंद कर ली, इसका मतलब यह थोड़ी है कि सूर्य उगा ही नहीं। आप नहीं जानते, इसका मतलब यह नहीं है कि यह चीज सही नहीं है। और यदि ऐसा माने आप कि वो क्षत्रिय नहीं है और केवल उनको आरक्षण मिल गया इसलिए अब वो क्षत्रिय नहीं रहे, मान लीजिए कल मेरी पेश खा जाए और मैं संपूर्ण देश के क्षत्रियों को आरक्षण दे दूं, तो तुम क्षत्रिय नहीं रहोगे क्या? या मेरी पेश खा जाए और मेरी चल जाए और पूरा आरक्षण देश से खत्म हो जाए, तो क्या एक ही जाति मानी जाएगी? क्या है जाति का आरक्षणों से क्या मतलब? जोधपुर महाराज ने अपनी शर्तें रखी, मेवाड़ महाराणा ने अपनी शर्तें रखी, कश्मीर के महाराजा ने अपनी शर्तें रखी, हैदराबाद के नवाब ने अपनी शर्तें रखी, ये आपके कूच बिहार के महाराजा ने अपनी शर्त रख दी। और शर्त क्या थी? शर्त यह थी विशेष प्रावधान दिया जाए, क्योंकि असम वाले तो एग्री हैं असम के साथ रहने में, बिहार वाले भी एग्री हैं, लेकिन बंगाल में वही लोग हैं जिनसे उनका आदिकाल से झगड़ा आ रहा है। कौन? ब्राह्मण वर्ग में और राजवंशी क्षत्रियों में आदिकाल से झगड़ा है, इसलिए पौराणिक ग्रंथों में उनको जानबूझ के दानव लिखा गया, जानबूझ के उनको असुर बताया गया। इसीलिए उन्होंने शर्तें रखी कि इनकी तुलना में हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर, हमारे एरिया की बिगड़ेगी, इसलिए इनको विशेष प्रावधान दिया जाए। जैसे आज आप अनुसूचित जाति को हे दृष्टि से देखते हैं, ऐसे उस समय किसी को नहीं पता था कि अनुसूचित जाति या शेड्यूल्ड कास्ट इतनी हे दृष्टि मान ली जाएगी। ना ये आरक्षण देने वालों को पता था, नहीं तो ऐसा कोई आरक्षण ही नहीं देते, कोई अलग तरीके से देते। उन्होंने अनुसूचित जाति का इसलिए लिया क्योंकि उस क्षेत्र में आदिवासी जातियां इतनी ज्यादा थी कि यदि आदिवासियों के एसटी में वो आरक्षण लेते तो उनको कोई लाभान्वित नहीं होता। हालांकि लाभान्वित वो अभी भी नहीं हुए, कहीं नहीं हुए। एक एसडीएम बना उनका, केवल एक पीसीएस बना, इसके अलावा कभी कोई आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी वहां से नहीं बना। तो वो आज भी इस आरक्षण को ठोकर मारते हैं, उन्हें चाहिए ही नहीं। उन्हें चाहिए क्या? उन्हें चाहिए अलग कूच बिहार कामतापुर स्टेट, और इसी के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं और दिन रात आंदोलन कर रहे हैं। कब एक क्षण के लिए भी वहां के राजवंशी क्षत्रिय शांति से नहीं बैठे हुए।
यह कितनी बड़ी बात है कि 1947 से लेकर इस देश में कोई राज परिवार, कोई क्षत्रिय ऐसा नहीं जो आजादी के लिए, अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहा हो कि हमारी रियासत, हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति पुनः स्थापित की जाए। और वो लोग लड़ रहे हैं। अब वो लड़ रहे हैं क्योंकि संघर्ष की उनके अंदर क्षमता है और वो लगातार लड़ रहे हैं। यदि वो लड़ रहे हैं, ऐसे में भारत की सभी सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, उनको एक तरह का ग्रास समझा, उनको समझा कि सॉफ्ट टारगेट हैं, हम इनको ऐसा मोड़ देते हैं। और 14 लोकसभा सीटों का क्या महत्व 543 में, इसलिए उनको महत्व नहीं दे रहे थे। लेकिन उनको एक कोने में ना समझा जाए, पूरे देश के क्षत्रिय उनसे जुड़े हुए हैं। राजमाता गायत्री देवी एक ऐसा फिगर हैं जिनकी ननिहाल मराठा गायकवाड़ में है, जिनकी ससुराल जयपुर में है और जिनका पियर कूच बिहार में है और जिनका एक बेटा थाईलैंड की राजकुमारी से शादी हुई है और एक जो उनकी बड़ी बहन है वो त्रिपुरा की रानी है, दूसरी जो उनकी छोटी बहन है वो देवास की रानी है। ऐसे फिगर के सहारे पूरे देश के क्षत्रिय कनेक्टेड हैं, बहुत जोर शोर से कनेक्टेड हैं। अब सारे देश के क्षत्रिय कनेक्टेड हैं, पूरे देश के क्षत्रिय कनेक्टेड हैं, उन पर चोट आएगी, हमें चोट लगेगी। यह बात सरकारों को समझाने के लिए इस राम राज्य मिशन को बीच में आना पड़ा कि देश के अंदर किसी भी क्षत्रिय वर्ग को आप अलग से यदि निकाल के परेशान करोगे तो पूरे देश के क्षत्रिय को इसकी चोट लगेगी। रूपाला ने गाली बकी, आप पे क्या बना बताओ? आप 5-7 आदमी को छोड़ देना तो बाकी सब साथ ही घूम रहे थे। लेकिन वहां के क्षत्रियों ने, राजवंशी क्षत्रियों ने, जहां वो 33 सीट गिन के बैठे थे, उनको 11 सीट पटका दिया। बोलो आप, 33 से 11, थर्ड, 1/3, इतना तो कोई कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। उत्तर प्रदेश में हम जब नुकसान पहुंचा पाए जब सब लोग लड़ रहे थे और पैरेलली वहां पर साथ ही साथ कहना नहीं चाहिए योगी जी का भी सपोर्ट था। लेकिन वहां क्या था? कूच बिहार में क्या था? वहां कैसे हरा दिया? वहां केवल हमारे राजवंशी क्षत्रियों ने ही यह काम किया, उनके दर्द हुआ। गोगा मेडी जी की हत्या जयपुर में हुई, आपको पता है? कूच बिहार और उस एरिया में, कामतापुर स्टेट में, वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ, वहां बंद हुआ कि हमारे भाई की हत्या उसके घर में की गई है। आप कह रहे हो कि नहीं, वो तो क्षत्रिय ही नहीं है, क्योंकि आपके पास तो एक तराजू है ना, उस तराजू में सभी कुकर्मी क्षत्रिय हैं, उस तराजू में वर्ण संकर सब क्षत्रिय हैं, उस तराजू में थोड़ा सा कोई उटपटांग बोल जाए, चाहे बेटी किसी दूसरी जाति में प्यादी हो, वो क्षत्रिय है। भाई ये तराजू नहीं चलेगा। तराजू क्षत्रिय का, क्षत्रिय के लिए जरूरी है कि सवर्ण हो। सवर्ण का मतलब जानते हैं? सवर्ण का मतलब है माता और पिता एक ही वर्ण के हों, एक ही वर्ण के माता पिता हों। क्षत्रिय भी एक सवर्ण है। सवर्ण का मतलब उसकी मां भी उसी की और पिता भी उसी का। जिनकी मां अलग वर्ण की, पिता अलग वर्ण के, वो सवर्णी नहीं होते, उन्हें ही वर्ण संकर कहते हैं। और वर्ण संकर का क्षत्रिय से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता, वो नहीं रहता क्षत्रिय। फिर वो चाहे कितना ही कहे कि कृष्ण भगवान हमारे घर में माखन खा गए, उस माखन का कितना ही तगड़ा मोल मांगे वो, फिर चाहे उसकी जाति पर कब्जा करने का प्रयास करें, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि नंद बाबा की जो दादी थी वो भी वैश्य वर्ण की थी। भले ही देवामीड़ उनके दादाजी थे, लेकिन दादी छत्राणी नहीं थी। इसलिए नंद बाबा यदुवंशी होने के बावजूद यदुवंशी वैश्य, ग्वाल और अहीर कहलाते हैं, जबकि महाराज सूरसेन का परिवार यदुवंशी क्षत्रिय कहलाता है, जिनके आज वंशज आपको जादौन, जडेजा और सावरिया, भाटी, ये सब जगह मिल जाएंगे। ये फर्क होता है ब्लड का। यदि ऐसी जरा सी भी कहीं मिस्टेक होती क्षमा देवी में, तो अतिबल और केशवदास, इन दोनों राजकुमारों के वंशज राजावत नहीं कहलाते और ये बिल्कुल अलग रहते। क्षमा देवी जो सतियां हो जाती हों, उनमें आप चश्मा लगा के देख रहे हो कि छत्राणी है क्या नहीं है। जो सती हो जाती हो, आप छत्राणी के अलावा कहीं सती का प्रकरण मिलता है क्या? बताओ आप। छत्राणी के अलावा बंगाल में तो झोंकते थे आग में, तभी तो वो उसने अपनी भाभी को नहीं बचा पाया। वो क्या था नाम उसका, अंग्रेजों का एक एजेंट था ना, वो राजा राम मोहन राय। राजा की उपाधि भी ऐसे ही मिली थी उसको। राम मोहन राय ने अपनी भाभी नहीं बचा पाया। इनके नकल करने के लिए, छत्राणियों की नकल करने के लिए आग में धंसे जाते थे। ऐसा राजस्थान में कभी नहीं हुआ, किसी भी टाइम नहीं हुआ, और राजपूताने में कहीं नहीं हुआ, किसी भी जगह नहीं हुआ कि कोई जबरदस्ती उसको आग में धकेल दे
क्योंकि उसके साथ उसके बेटे, उसके साथ उसके देवर, उसके माँ बाप भाई, बहुत बड़ा परिवार होता था। और यह रिवाज केवल मात्र पति के साथ स्वेच्छा से जाने की छत्राणियों में आदिकाल से है। और उस रिवाज की वजह से भी आपको यदि नहीं समझ पड़ता कि क्षमा देवी क्या है, और आप राजस्थान के राजपूतों को क्या समझ रहे हो भाई? क्या माना आपने? गायत्री देवी जी छत्राणी नहीं होती और सारे के सारे उनके साथ लग लेते। इतने कमजोर नहीं है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको क्यों नहीं है कमजोर। इसलिए कमजोर नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी दबाकर भले ही छोटा भाई बैठ गया, लेकिन मेवाड़ के क्षत्रियों ने महाराणा महेंद्र सिंह जी को ही महाराणा माना। बोलो आप, अभी विश्वराज सिंह जी का उन्होंने राज तिलक किया, जबकि सारी प्रॉपर्टी उनके पास है, छोटे वालों के पास। इसी तरीके से 94 तो बहुत बाद की बात है, 94 95 राजपूत सभा जयपुर का स्थायी अध्यक्ष होता है, होता था, है नहीं, होता था जयपुर का महाराजा। और वार हीरो और थे वो, महावीर चक्र विजेता थे, पाकिस्तान को नाको चने दबाया था, छाछरों का युद्ध जीता था। उन महाराजा सवाई मान सिंह जी के पुत्र महाराजा सवाई भवानी सिंह को बर्खास्त कर दिया। कर सकते हैं आप, क्या समझ रहे हो? ऐसे ही क्यों बर्खास्त कर दिया? क्योंकि एक बेमेल विवाह उसके घर में उसकी बेटी ने किया था, और इसी वजह से सहपरिवार पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया। अब आज वाले लेके घूम रहे हैं उनको। उस समय 1 लाख से ज्यादा आदमी राजपूत सभा जयपुर में थे, सभी ने परमानेंट स्थायी रूप से बर्खास्त किया हुआ है। अब राजेंद्र गुडा की बात तो सबको बुरी लगती है, लेकिन वो कहता सही है। इस मामले में कहने का ढंग उनका अलग होगा, लेकिन वो कहते बिल्कुल सही है। और आज फिर से एंट्री हो गई। नहीं, इस परिवार की तो एंट्री नहीं है राजपूत सभा में, बिल्कुल नहीं है। राजमहल प्रकरण में धीरे से पिछले दरवाजे से अंदर घुसे, नहीं तो स्थायी रूप से सदा सदा के लिए बहिष्कृत किया गया। जयपुर का जो, जैसे लोटवाड़ा साहब थे, वो कार्यकारी अध्यक्ष होते थे पहले, उनसे पहले जो हमारे नरेंद्र सिंह जी राजावत साहब जो अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में इस अध्यक्ष हो गए, क्योंकि वो स्थायी अध्यक्ष का पद ही बर्खास्त कर दिया। कोई फोटो नहीं है सवाई मान सिंह द्वितीय के बाद, कोई फोटो नहीं लगाया गया उसमें। अब लगा लिया हो कचमचागिरी में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नहीं है। तो जब 94 95 तक जिंदी है जिनके अंदर क्षत्रित्व राजपूती, उनकी आप कह रहे हो कि कहीं भी किसी को भी क्षत्रिय बना देते हैं। अरे वाह, आपको बना लेता देखे, आपको क्यों नहीं बना पा रहे? आप भी तो घूम रहे हो। लेकिन सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए, जहां क्षत्रिय रक्त है, किस कारण से अलग हुआ, यह जानकारी होनी चाहिए। घटाओ संख्या, क्योंकि आप तो एजेंट हो ना। इन ये जो कुछ एक जीते आते हैं बेचारे, इनको एजेंट हो आप, बड़गे ठाकर, और बाकी ये सब आपके गुलाम हैं। नहीं, ये आपके भाई हैं। आज जो विजातियों में हमारे टाइटल मिलते हैं, उन पर भी हमें विचार करना पड़ेगा कि कैसे गए ये। मैं आपकी बेटी उनको नहीं दिवा रहा, और देना भी मत। कोई आप बेटी तो वैसे भी आपसे रुकेगी नहीं, आधों की तो निकल ली इधर उधर। पर जैसे सब ब्राह्मण एक हैं, आपको पता है फडणवीस का किसी तिवारी से कोई रिश्ता नहीं होता। फडणवीस, फड़के और इस तरह के जो देश पांडे और ये जो टाइटल हैं, इस तरह के टाइटलों का क्या भारत के देशज जो ब्राह्मण हैं, त्रिपाठी, चतुर्वेदी, चौबे, दुबे, द्विवेदी, मिश्रा, इनसे वैवाहिक संबंध होता है क्या? नहीं होता। पर फिर भी ब्राह्मण सब एक हैं। वैश्यों में कितने फिरके हैं? अग्रवाल अलग है, खंडेलवाल अलग है, जैन अलग हैं, आपस में कोई विवाद नहीं होता उनका, लेकिन वो सब वैश्य एक है ना। तुम लड़ लो कि मराठा नहीं है, राजपूत नहीं है, राजवंशी नहीं है, ये रावणा अलग है, राव अलग है, ये रोहिल्ला अलग चला गया, ये लो, खूब लड़ो। क्या मिलोगे तुमको इससे? इससे मिलेगी तुम्हारी कमजोरी, ले लो उसको। वैवाहिक संबंध जैसे होते आ रहे थे वैसे ही होंगे और वैसे ही होने चाहिए, पर इस पर आप में नकेल नहीं कसी जा रही। ये आपके रोज निकल रहे हैं। आप, मैं देख रहा हूं जो ज्यादा बात करते हैं, इनके विजातीय विवाहों में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जबकि विजातीय विवाह होता ही नहीं है। वो तो एक पाप है, और उस पाप में सम्मिलित होते हैं लोग, और उस पाप में सम्मिलित होकर अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। विजातीय विवाह नाता ठाटा है, टकाटक विवाह नहीं है। विवाह में दोनों पक्षों के कुलगोत्राचार होते हैं, और उन कुलगोत्राचारों के आधार पर वो संबंध बनता है जो दो परिवारों का बनता है। पीढ़ियां देखी जाती हैं, वर्ण अपना हो और कुल अलग अलग हो, पर उसमें तो आप विचार करते नहीं, और आपको तो लगता है कि अब गई अब गई अब गई। 4 ही वर्ण रहेंगे इस देश में,
क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, पांचवा नहीं रहना चाहिए। पांचवा है तो वो अवर्ण है, वो दूसरी जाति का है। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा था जातीय जनगणना में 4 ही कॉलम होने चाहिए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। पांचवा कोई कॉलम ही नहीं होना चाहिए। पांचवा है तो फिर अन्य, बस। सबको इसमें सम्मिलित करना पड़ेगा आपको। जातियां आपकी वैवाहिक संबंध में आप अपने हिसाब से करते रहिए, कोई नहीं उनको जबरदस्ती कर रहा, लेकिन 4 में तो सीमित हो आप। और यदि इतना नहीं कर सकें आप, जिनको ईर्ष्या के कारण प्रॉब्लम होती है उनका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, पर जिन्हें यह भ्रम होगा, अभी तक समझ नहीं आया होगा, वो इस वीडियो से आराम से समझ सकते हैं। और यदि ये समझ बैठ गया हो तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। 1 फरवरी को हमारा बड़ा शक्ति प्रदर्शन है कूच बिहार में, और इस कूच बिहार के अंदर हमको अलग रियासत, अलग प्रदेश, स्वतंत्र राज्य क्यों चाहिए। स्वतंत्र का मतलब ये अलग देश मत समझना इसको। स्वतंत्र का मतलब जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र, वो इसलिए चाहिए कि किसी भी राज्य को बनाने के लिए उस क्षेत्र के सब लोगों की कल्चर एक होनी चाहिए, उनकी भाषा एक होनी चाहिए, पहनावा एक होना चाहिए, खान पान एक होना चाहिए। और ग्रेटर कूच बिहार जो 14-15 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, जिसमें असम में है और उत्तरी बंगाल के अंदर हैं, आपके बिहार में हैं और कुछ बांग्लादेश में हैं। अब बांग्लादेश का तो अभी तो क्षमता बची नहीं सरकार में जो लेके आए, पर कम से कम इन 3 स्टेटों की में से निकालकर कामतापुर स्टेट को बना दिया जाए। और वो कामतापुर स्टेट यदि बन जाती है, जिनकी कुलदेवी मां कामाख्या है, तो निश्चित रूप से हम सभी क्षत्रिय इस बात से प्रसन्न होंगे। और सरकार को यह काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से धोखा दिया है सरकार ने। पर यह अंतिम चेतावनी है सरकार को कि यदि अभी इसने नहीं किया, आज 9 जनवरी हो गई, केवल मात्र 21 दिन आपके बीच में हैं। 31 जनवरी से पहले पहले यदि सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया कि अलग कामतापुर स्टेट के लिए वो क्या विचार कर रहे हैं, इन्होंने यूटी की खुद कहा था और उससे यह पलट गए। अलग स्टेट के लिए यदि विचार नहीं आता है, 1 फरवरी को मैं खुद वहां कूच बिहार में यह घोषणा कर दूंगा कि इस बार राजनीतिक रूप से हमें क्या करना है। नारायणी सेना कब तक केवल सामाजिक संगठन बनी रहेगी? यदि ये हमारे को अलग राज्य का दर्जा नहीं देते हैं, अलग राज्य नहीं बनाते हैं, तो फिर नारायणी सेना को मैदान में उतरना पड़ेगा। जो संवैधानिक तरीके हैं, उन संवैधानिक तरीके से नारायणी सेना पूरी ताकत के साथ उतरेगी। और नारायणी सेना केवल वेस्ट बंगाल तक सीमित रह जाए, कूच बिहार तक सीमित रह जाए, ऐसा भी नहीं होगा। फिर हर राज्य में नारायणी सेना को लेकर हम जाएंगे। और सबसे पहले हमारी यदि कहीं राम राज्य स्थापित होगा तो वो कूच बिहार राज्य में अलग स्टेट के रूप में स्थापित होगा। और यदि सरकार इस बात पर मानती है तो हम सरकार को बिल्कुल वॉकओवर देते हैं। अगले 15 वर्ष तक सरकार के साथ जी जान से रहेंगे, यदि उसने हमें कामतापुर स्टेट अलग बनाकर दे दिया तो। अगले 15 वर्ष तक सरकार पर आंच नहीं आएगी पूरे देश के अंदर। सरकार ने भी देख लिया होगा कि जहां हम होते हैं वहीं सरकार बनती है। लोग बहुत कह रहे थे ना कि बिहार में गई गई गई, लेकिन नहीं, बिहार में हम साथ थे तो साथ का परिणाम देखा आपने। लोकसभा में हम साथ नहीं थे, आप 240 बैठ के। हरियाणा में हम साथ थे, कितने ही हुड्डा साहब चिल्लाए, जीते। इसी तरीके से यदि आप 31 जनवरी को कोई प्रस्ताव लेके आते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं इस बार बंगाल में सरकार बनाने के लिए पूरे देश का क्षत्रिय जी जान से जुट जाएगा। लेकिन यदि आपने हमारी अनदेखी की, जैसी आप पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, तो 1 फरवरी के बाद हमारा और आपका केवल और केवल नाता रहेगा राजनीतिक शत्रु के रूप में। और 1 फरवरी को निश्चित रूप से नारायणी सेना, जिसके साथ पूरे देश के क्षत्रिय वर्ग के एलीट क्लास होगी, वहां एक बड़ा निर्णय लेगी। और उस निर्णय को, नारायणी सेना के सामूहिक निर्णय को, पूरे देश के क्षत्रियों का समर्थन प्राप्त होगा। हमने सबसे व्यक्तिगत रूप से बात की है, संसद में बात उठाकर देख ली, प्रस्ताव पास करके बात देख ली, लेकिन इनके कान पर यदि जूं नहीं रेंग रही है तो फिर हमारे पास विकल्प वो खुले हैं। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना झारखंड बनवाया, टीआरएस ने तेलंगाना बनवाया, उसी तरीके से उत्तराखंड बना, उसी तरीके से हमारे पास में कामतापुर स्टेट को बनाने के लिए आखिरी विकल्प नारायणी सेना को मैदान में उतारने के अलावा और कोई काम नहीं रहेगा। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आप इसको समझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि ये ठीक लगी हो तो आप इसको जरूर शेयर करें। जय शिव चंडी, जय मां भवानी, जय रघुनाथ।